सुजान शाह इस वक्त कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे के हाव भाव इतने सख्त थे कि वो हर किसी से नाराज दिखाई दे रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने बैठी हुई लड़की को जान से मार दे। न जाने लोग किसी की बसी बसाई जिंदगी में जहर घोलने के बाद अपने घरों की बुनियादें कैसे रख लेते हैं। और छटांग भर की लड़की ने उसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। जो कुछ इस वक्त हो चुका था वो उसके लिए किसी अनहोनी से कम नहीं हो सकता था। सामने बैठी हुई लड़की ने भी कभी इस बारे में नहीं सोचा था। एक बार फिर उसे अपने बेड पर दुल्हन के रूप में देखकर उसके तन बदन में आग लगी थी। अंदर आते ही उसने उसकी तरफ देखकर एक गहरा तंज किया था, जिसे भांपते हुए उसने अपनी डरी हुई नजरों से सुजान शाह को देखा। आंखों में आंसू जगमगा रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने ही टीचर के साथ शादी की? हामी भरते हुए तुम्हें जरा भी शर्म न आई? वो तंजिया कहते हुए उससे पूछ रहा था, जबकि वो बस उसके चेहरे को देख रही थी। वो उसका टीचर था और इस हैसियत से भी उस पर अच्छा खासा रौब रखता था। इसके अलावा भी उसकी पर्सनालिटी और उसके बोलने का अंदाज इतना डरा देने वाला था कि वो चाहने के बावजूद भी उसे कोई जवाब न दे सकी। उसने उसे बाजू से पकड़ते हुए अपने बेड से नीचे उतार दिया, जबकि वो डरते हुए उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। तुम जैसी लड़कियों को हर किसी के जज्बात के साथ खेलने की आदत होती है। अपने 2 टके के जज्बात के लिए तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो गुस्से से उस पर दहाड़ रहा था, ये जाने बगैर कि उसके ये शब्द उसके दिल पर बिजली की तरह गिर रहे होंगे। ऐसा ऐसा मेरा हरगिज कोई इरादा नहीं था। उसने अपने होंठ खोलते हुए पहली बार उसे एहसास दिलाना चाहा, जब उसने उसका मुंह जोर से दबोचते हुए उसे खामोश करवा दिया। तुमने सिर्फ सुजान शाह की नरमी को देखा है और अब उसकी नरमी से नाजायज फायदा उठाया है तुमने। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा असली रूप क्या है। तुम सारी जिंदगी पनाह मांगोगी कि तुम्हारे दिल में किसके लिए जज्बात मचले, और तुम उसकी जिंदगी में दखलंदाज करने का क्या अंजाम भुगतोगी। ये कहते हुए उसने कोमल को सोफे की तरफ धक्का दिया था। जाकर सोफे पर सो जाओ, मेरी तरफ से कोई उम्मीद मत लगाना, वरना तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने की बहुत बड़ी सजा मिलेगी कि तुम मुझसे पनाह मांगोगी। अगर मेरे जुनून को हवा लग गई तो वो जुनून तुम पर इस तरीके से उतारूंगा कि तुम सुबह किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। उसका अंदाज और धमकी पर अच्छा खासा उस पर असर हुआ था। वो चुपचाप सिमटकर सोफे पर लेट चुकी थी। अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसने कभी सुजान शाह को पाने की कोशिश नहीं की थी और ना ही उसे पाने के लिए दुआएं मांगी थी। वो तो बस उसके दिल में दबी हुई मोहब्बत थी, जो वो दिल ही दिल में सुजान शाह से कर रही थी। लेकिन तकदीर ने उसे सुजान शाह की झोली में डाल दिया था। वो चुपचाप आंसू बहाते हुए अपने अतीत को सोच रही थी, जबकि वो लाइट बंद करके बेड पर लेट चुका था। सुजान शाह वो नाम था जो अपनी पर्सनालिटी, अपनी खूबसूरती की वजह से न सिर्फ पूरे कॉलेज बल्कि पूरे गांव में अपनी एक अलग ही पहचान रखता था। ये गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था। यहाँ के लोग लड़कियों की ज़्यादा पढ़ाई के खिलाफ थे और इस वक्त शहर और गांव के बीच बना ये कॉलेज शायद इस इलाके का एक इकलौता कॉलेज था जहाँ लड़कियाँ पढ़ाई करने के लिए आती थीं। इस वक्त सीनियर टीचर की हैसियत से इस कॉलेज में सुजान ही मौजूद था। अपने अंदाज, अपनी पर्सनालिटी की वजह से शायद वो हर स्टूडेंट का फेवरेट था। लेकिन कोमल की बात और थी। ये सच था कि वो पहले से ही किसी से जुड़ी हुई थी। उसकी मंगनी हो चुकी थी उसके पापा संजय सिंह के दोस्त के बेटे से, जो कि उनके मोहल्ले में ही 3-4 घर छोड़कर रहता था। लेकिन इसके बावजूद सर सुजान को देखते ही उसका दिल धड़क उठता। जवानी की कच्ची उम्र में उसने अपने दिल के कागज पर किसी का नाम अब तक नहीं लिखा था। अपने सच्चे एहसास और जज्बात का हकदार वो किसी को नहीं बना सकी थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी दिलचस्पी को सर सुजान की तरफ मुड़ते देखा था और फिर धीरे धीरे वो पूरी तौर पर उसकी तरफ खिंचती चली गई थी। उसकी पसंद और एहसास का ये हाल था कि क्लासरूम में भी जब भी सर सुजान उसकी तरफ ध्यान देते तो वो बेख्तियार ही अपने आसपास को भुलाकर बस एकटक उनकी ओर देखती रहती। उनके बुलाने पर उसके गाल बिना किसी वजह के ही दहक उठते और वो खुद भी अजीबोगरीब नज़रों से उसे देखते। वो आंखों में ऐसी मदहोशी और चमक लेकर सर सुजान को देखती थी जैसे वो उसकी टीचर नहीं बल्कि वो उसके मंगेतर हों। पहले पहल तो सुजान को ये बात अजीब लगी थी, लेकिन वो हमेशा उसे एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करता और यही ख्याल करता कि हो सकता है इस लड़की में कॉन्फिडेंस की कमी है और ये सब कुछ देखने पर एकदम कांप उठती है। अपने दिल में ये ख्याल आते ही वो हमेशा की तरह कोमल से बहुत ही नरमी से पेश आता और उस पर ख़ास ध्यान दिया करता था। वजह सिर्फ यही थी
कि वो क्लास में बाकी सबसे कहीं पीछे न रह जाए। जो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है वो धीरे धीरे बहाल हो जाए, क्योंकि पढ़ाई के लिए वो अच्छी थी और काफ़ी सीरियस होकर पढ़ाई करती थी। इसी बात को वजह बनाते हुए उसकी दोस्त और उसकी क्लास की बाकी लड़कियां कभी कभी उसे छेड़ते हुए सर सुजान की बातें करती और वो बस हल्के से मुस्कुराते हुए शर्मा जाती। अब तो अपनी दोस्त और सर की तरफ से दिए गए ध्यान की वजह से वो खुद भी ख्याल करती थी शायद वो भी उसके लिए ऐसे ही एहसास रखते हैं जिन एहसास के साथ वो उन्हें देखती है। हालांकि उस वक्त तक उसके दिल में सर को अपनाने वाली बात कहीं से भी जन्म नहीं ले पाई थी। शायद ये एक नेचुरल अट्रैक्शन था या फिर कम उम्र के मुंहजोर जज्बात, लेकिन कोमल धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी में डूबती जा रही थी। कॉलेज जाने के लिए उसने पढ़ाई से ज़्यादा सर सुजान को अपनी दिलचस्पी का टॉपिक बना लिया था और उसके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती थी कि सर सुजान न सिर्फ शादीशुदा हैं बल्कि अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत भी करते हैं। उनकी उम्र के बीच भी अच्छा खासा फ़र्क था। कोमल की मंगनी भी 6 महीने पहले हो चुकी थी उसके ही मोहल्ले में, लेकिन उसकी सास बहुत ज़्यादा तेज तर्रार थी। लेकिन विक्रम एक अच्छा लड़का था, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपनी माँ की बात इस हद तक मानता था कि अगर वो उसे कहती दिन है तो वो रात को भी दिन समझ लेता। उसकी माँ ने उस पर हुक्म सुना रखा था कि विक्रम शादी से पहले न उससे मिल सकता है और ना ही उससे किसी तरह का कांटेक्ट कर सकता है। और विक्रम के लिए ये बात हुक्म का स्थान रखती थी। वो कभी भी अपनी माँ की अवहेलना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कोमल से किसी भी तरह का मेलजोल नहीं बढ़ाया था। हालांकि कोमल का कितना मन था, मंगनी के बाद तो लड़के लड़कियां एक दूसरे से बातें करने के लिए बेकरार रहते हैं और फिर उनका तो घर एक ही मोहल्ले में था। चाहकर भी वो एक दूसरे से ना बातें कर सकते थे और ना ही मिल सकते थे। और फिर यहीं पर कोमल ने अपना दिल महसूस लिया था। विक्रम के लिए पनपते जज्बात बहीं के बहीं दम तोड़ चुके थे। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे और दिन ब दिन सुजान की तरफ खींचती जा रही थी, जब तक कि वो मनहूस दिन उनकी जिंदगी में नहीं आया था। उसकी बदनसीबी की कहानी लिखी जानी थी उस दिन। मौसम उस दिन हद से ज़्यादा ख़राब था। सुबह कॉलेज के लिए निकलने से पहले ही उसकी माँ ने उसे रोका था कि बेटा आज कॉलेज मत जाओ क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि वो कॉलेज से बगैर किसी वजह की छुट्टी कर ले, बल्कि आज मौसम ख़राब नहीं बहुत खूबसूरत था, ये कोमल का मानना था। सुबह उसे काफ़ी देर भी हो चुकी थी, इसलिए बिना नाश्ता किए ही वो घर से निकल आई। कॉलेज जाने वाली बस भी काफ़ी लेट हो गई थी और इस तरह कॉलेज जाते जाते उसे काफ़ी देर हो गई थी। लेकिन यहाँ पर पहुँचकर वो एकदम सुकून से हो गई, क्योंकि उसे सर सुजान का चेहरा जो देखने को मिल गया था। क्लास की काफ़ी लड़कियाँ छुट्टी पर थीं, बल्कि ये कहना गलत न होगा कि अपने इलाके से सिर्फ वो और उसके साथ एक उसकी सहेली अपनी क्लास में आई थी। बस यही 2 लड़कियाँ पहुँची थीं। गांव का माहौल ऐसा था कि लोग कम ही पढ़ाई की तरफ दिलचस्पी लेते थे। बच्चे अगर खुद अपनी दिलचस्पी के लिए पढ़ाई हासिल करने जाते तो ठीक, पर न माँ बाप की तरफ से कोई दबाव नहीं था, ख़ास तौर पर लड़कियों को, क्योंकि उनके अनुसार लड़कियों को पढ़ाई कराना बस वक्त की बर्बादी करना है। कोमल के माँ बाप को भी इस बात पर एतराज़ था, लेकिन उसने ये जिद लगा रखी थी कि वो कॉलेज तक पढ़ाई ज़रूर हासिल करेगी, इसलिए फिर उसके माँ बाप को ये बात मानना पड़ी। फिजिक्स का पीरियड लेने के लिए जैसे ही सुजान सर कमरे में दाखिल हुए तो वो उन्हें देखकर बस देखती रह गई। ब्लैक कलर की शर्ट में आज उनका गुरूर कुछ ज़्यादा ही जच रहा था। सफ़ेद रंगत पर शानदार पर्सनालिटी और चेहरे पर छाए हुए ख़ास इंप्रेशन हमेशा ही उसे खूबसूरत बना दिया करते थे और इसी लुक पर वो अपने दिलो जान से सुजान पर फिदा हो गई थी। कितनी ही देर वो बस एकटक उन्हें देखती रही, जबकि हमेशा की तरह उसके यूं देखने पर सुजान शाह ने अजीबोगरीब भाव देते हुए उसे देखा। कोमल, अपने काम पर ध्यान दो, उन्होंने बहुत ही सीरियस होते हुए कहा, लेकिन धीरे अंदाज में कहा था। वो नहीं चाहते थे क्लास की बाकी लड़कियां उनकी तरफ ध्यान दें। उनकी बात को सुनते ही कोमल शर्मिंदगी से सर झुकाकर किताब खोलकर बैठ गई। आज सर न जाने क्यों इतने गुस्से में थे, वरना वो तो कभी भी इस अंदाज में बात करने के आदी नहीं थे। पढ़ाई के मामले में वो हमेशा ही लापरवाही बरत जाती थी, ख़ास तौर पर फिजिक्स के सब्जेक्ट में, क्योंकि फिजिक्स उसे काफ़ी टफ लगती थी। बाकी पढ़ाई में अच्छी थी, बस फिजिक्स में ही मार खा जाती थी और यही बात सर सुजान को शायद गुस्सा दिला देती। आदत के अनुसार आज भी उसे न्यूमेरिकल याद नहीं थे। तुम कब अपनी फिजिक्स की तरफ ध्यान दोगी? मैं अभी यहीं मौजूद हूँ। जब तक कि तुम सारे न्यूमेरिकल याद नहीं कर लेती, मैं नेक्स्ट पीरियड अटेंड करने की तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा।
सर सुजान ने बहुत ही बेरहमी से हुक्म दिया था और वो कांप कर रह गई थी। सर वो कल। शट अप कोमल, हर रोज तुम्हारे लिए बात कल पर रुक जाती है। आज का काम तुम आज ही करोगी। आज सर सुजान के बोलने का अंदाज बहुत सख्त था। बाकी लड़कियों को उसने दूसरे पीरियड की इजाज़त दे दी, लेकिन वो अभी तक न्यूमेरिकल में फंसी हुई थी। कोशिश के बावजूद भी वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, जबकि सुजान इस वक्त अपने काम में बिजी था। काफ़ी देर से वो मदद भरी नज़रों से उसे देखती रही। आज शानदार पर्सनालिटी रखने वाला ये इंसान उसके लिए जालिम और पत्थर दिल बन चुका था। वो उससे बात भी नहीं कर सकती थी कि फिजिक्स पढ़ना उसके लिए किस कदर मुश्किल काम है, जबकि उसके यही आदतें सुजान शाह को गुस्सा दिला देती। उसकी नालायकी और हठधर्मी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। कॉलेज की यूनिफॉर्म में ऊंची पोनीटेल बनाए, जिससे निकलती हुई कुछ लटें उसके चेहरे को छू रही थीं। वो बेहद मासूम लग रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत पर भी बेपरवाही छाई हुई थी। लगातार आधा घंटा गुजर गया था, लेकिन ना ही वो इंसान उसकी ओर ध्यान दे रहा था और ना ही उसे रिहाई मिली। वो काफ़ी देर पढ़ाई में मगजमारी करती रही, लेकिन उसे कुछ भी समझ ना आया। अब उसका सर चक्कर खाने लगा था। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और इतनी सख्ती के तो वो बिल्कुल भी आदी नहीं थी। सर, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। उसने उठते हुए सुजान शाह की तरफ देखा। जब उसने बिजी से अंदाज में पलकें उठाकर उसकी ओर देखा और फिर दोबारा से अपने काम की तरफ ध्यान दिया। मैं आपकी ड्रामेबाजी से अच्छी तरह जानकार हूँ। चुपचाप अपना काम पूरा करो, वरना मैं आपके माँ बाप को कंप्लेंट भिजवा दूंगा। और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो अच्छी तरह जानती थी अगर बात उसके माँ बाप तक पहुँच गई तो वो दूसरे ही दिन उसके कॉलेज जाने पर रोक लगा देंगे। इसलिए मजबूरन चुपचाप दोबारा बैठ गई। लेकिन आधा घंटा और गुजर गया कि तब उसका सर बुरी तरह चक्कर खाया और वो कुर्सी पर ही सर टिकाते हुए होशो हवास से बेगाना हो गई। काफ़ी देर से उसकी तरफ से खामोशी छाई रही तो सुजान उसकी तरफ चौकन्ना हुआ था, लेकिन उसे कुर्सी पर सर रखे सोते देखकर उसे एक बार फिर गुस्से ने घेर लिया। कोमल, स्टैंड अप। ये क्या तरीका है? मैंने तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए बिठाया है। सुजान शाह का गुस्से के मारे बुरा हाल था। ये लड़की कभी भी सुधरने वाली नहीं, उसने गुस्से से फ़ोन रखते हुए कहा, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी हरकत नहीं हुई। सुजान के गुस्से की जगह अब हैरत ने ले ली थी। क्या वो सचमुच इतना बड़ा ड्रामा कर रही थी? न चाहते हुए भी वो उठा और उसके करीब चला आया। हल्के से हाथ बढ़ाकर उसके गाल का थपथपाया, लेकिन उसका सर एक तरफ को लुढ़क गया। यानी वो सच में बेहोश हो चुकी थी। वो हैरान रह गया था। कोमल, कोमल, वो उसे लगातार होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो बेहोश हो चुकी थी। स्टाफ रूम से उसने फीमेल स्टाफ को बुला भेजा। उस लड़की की वजह से उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। लोग उसकी बात को गलत रंग दे रहे थे। जो लड़कियां पहले ही उन दोनों के बीच संबंध को गलत नज़रिए से देखती थीं, अब उनकी आंखों में साफ तौर पर शक था। यही नहीं बल्कि फीमेल स्टाफ भी उसे हैरत से देख रहा था, जैसे ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ हो। ये लड़की कैसे बेहोश हो सकती है? आखिरकार मिस तानिया बोल पड़ी। मैं नहीं जानता मिस तानिया, मैं तो इसे न्यूमेरिकल की तैयारी के लिए यहाँ पर बिठा लिया था, क्योंकि ये पढ़ने में काफ़ी वीक होती जा रही थी। न चाहते हुए भी वो अपनी सफाई दे रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे मालूम हो रहा था जैसे कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। उसका बीपी काफ़ी लो था। मिस तानिया, आप ऐसा करें, आप इन्हें अस्पताल ले जाएं। वो चाहता था वो किसी फीमेल के जरिए उसे अस्पताल पहुंचा दे, लेकिन वहां पर मौजूद तमाम फीमेल स्टाफ ने उसे अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया। सर, माफ़ी के साथ, लेकिन आप इसे खुद ही अस्पताल लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। वैसे भी यहाँ के लोग कितनी मुश्किल से तो अपनी बेटियों को पढ़ने भेजते हैं। अगर किसी को पता लग गया लड़की कॉलेज में बेहोश हो गई है तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए, बात तो हमारे ही ऊपर आ जाएगी। मिस तानिया की बात सुनकर सुजान शाह गहरी सांस लेकर रह गया। घड़ी की तरफ नज़र डाली तो अब छुट्टी होने का भी टाइम हो रहा था, यानी सिम्मी उसका घर पर इंतजार कर रही होगी, लेकिन उसे यूँ बेहोश भी नहीं छोड़ सकता था। ठीक है, मैं इसे खुद ले जाता हूँ, लेकिन आप इसके माँ बाप को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आगे बढ़कर उसने कोमल को उठा लिया और बाहर ले आया, और उसके पीछे ही कुछ बोलती हुई निगाहों ने उसका पीछा किया था। कितनी ही लड़कियां थीं जिन्हें कोमल की किस्मत पर जलन हो रही थी। अरे वाह, आखिरकार कोमल ने सर सुजान को अपने जाल में फंसा ही लिया। यह आखिरी सरगोशी थी जो बाहर निकलते हुए सुजान ने सुनी थी, लेकिन सर झटक कर वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आजकल की लड़कियों का दिमाग हकीकत में ख़राब हो चुका है। उसे उस लड़की पर और ख़ुद पर भी गुस्सा आ रहा था। वो खुद भी इसी गांव से संबंध रखता था,
गांव में पढ़ाई और संस्कार दोनों की कमी थी और लोग अभी तक पुरानी और दकियानूसी सोच को लेकर घूम रहे थे। बचपन से ही उसे इन चीज़ों से सख्त नफरत रही थी, लेकिन वो यहाँ से निकलता चला गया और उसके बाद उसने अपनी सारी ज़िंदगी शहर में गुजारी थी और शादी भी वहीं की थी। सिम्मी, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था, वो कम ही इस गांव में आया करता था और कुछ दिन के रहने के बाद वो वापस चला जाता। वो तो चाहता था हवेली के बाकी लोग भी उसके साथ शहर में रहें, लेकिन उसके पापा इस बात पर राजी नहीं थे और ना ही वो हवेली के रस्म व रिवाज और कानून को छोड़ सकता था। अब तो उसके पापा की मौत भी हो चुकी थी, लेकिन अब वो खुद भी पढ़ लिख कर हवेली वापस लौट आया था और वजह थी कि गवर्नमेंट ने उसे बहुत अच्छी सहूलियत के साथ साथ कॉलेज की जिम्मेदारी संभालने का पद दे दिया था और वो यही चाहता था कि कॉलेज के लोगों को पढ़ाई की तरफ खींचकर उन्हें एक अच्छा सभ्य नागरिक बना सके। लेकिन अब उसकी ये भलाई उसी के गले पड़ रही थी। करीना जी उस वक्त किचन में खाने की तैयारियों में बिजी थी जब लॉन्च में पड़ा हुआ मोबाइल जोर जोर से बजने लगा। आज शनिवार था और आज कोमल की सास उनके घर आई हुई थी, इसलिए वो आज उनके लिए खास खाने की तैयारी कर रही थी। हाथ साफ करने के बाद वो जैसे ही लॉन्च में आई, मोबाइल उठाकर कान से लगाया तो मिस तानिया की परेशान सी आवाज़ उन्हें सुनाई दी। कोमल स्कूल में बेहोश हो चुकी है, इसलिए उसे अस्पताल भिजवा दिया गया है। बेहतर है आप भी अस्पताल चली जाएं। अरे सब ठीक तो है ना? बेहोश हो गई लेकिन कैसे? उनकी बात सुनते ही वो परेशान हुई थी। इस लड़की की लापरवाही को वो अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने कितनी जिद की थी सुबह, लेकिन उसने नाश्ते के नाम पर एक निवाला भी नहीं लिया था। वो अच्छी तरह जानती थी वो खाने पीने के मामले में कितनी लापरवाह है और इसी लापरवाही की वजह से फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लॉन्च में बैठी हुई कोमल की सास ने अजीबोगरीब अंदाज में कोमल की मां को देखा, जिन्होंने मोबाइल रखते हुए अपने पति की तरफ देखा। उन्हें बताया कि कोमल की तबीयत खराब हो गई है और वो कॉलेज में ही बेहोश हो गई थी। उसे टीचर अस्पताल लेकर गए हैं, इसलिए आप भी फौरन चलें। भगवान, क्या हो गया? बच्ची बेहोश कैसे हो गई? आदत के अनुसार कोमल की सास ने शक भरे अंदाज में आंखें चला चला कर पूछा। अरे नहीं बहन, सुबह नाश्ता करके नहीं गई थी, शायद इसीलिए बीपी लो हो गया होगा। रहने दो, जवान बच्ची है, एक दिन नाश्ता न करने से बेहोश हो गई। भाई हैरत है, हमारी बच्चियां तो 2-2 वक्त तक खाना नहीं खाती, लेकिन मजाल है जो कभी बुखार भी हुआ हो। संजय जी उठकर बाहर चले गए थे कि टैक्सी का इंतजाम कर सकें, जबकि कोमल की होने वाली सांस की बड़बड़ाहट शुरू हो चुकी थी। करीना जी को इसी बात का खतरा था। वो जानती थी वो हमदर्दी से ज़्यादा अपने बेटे की होने वाली पत्नी पर नज़र रखती हैं। वो तो पहले ही इस बात के खिलाफ थी। कोमल का कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया था। जब बच्ची को पढ़ने से कोई लगाव नहीं था तो फिर उसे घरदारी सिखाकर हमारे हवाले करो ताकि वो घर बसाए। लेकिन करीना जी अपनी इकलौती बेटी के लिए फिक्रमंद थी। वो चाहती थी वो कुछ ना कुछ पढ़ लिख जाए, वरना कल उसकी सास ही उसकी ननद से उसकी मुकाबलाबाजी करेंगी। बहना पैसे परेशान हो रही हैं, बच्ची है, कहीं कोई बड़ी परेशानी न हो जाए। चले चलकर देखते हैं। संजय जी के साथ साथ कोमल की सास और करीना जी भी गाड़ी में आकर बैठ गई थीं। वो कैसे ये मौका जाने दे सकती थीं? अस्पताल में दाखिल होते ही करीना जी के तो हाथ पैर फूल गए थे, जबकि सुजान शाह की पर्सनालिटी देखते ही कोमल की सास की आंखों में शक के भाव उभरने लगे थे। उन्हें अस्पताल में आता देखकर वो खामोशी से सर झुकाकर एक तरफ को खड़ा हो गया था। अच्छा किया आप लोग आ गए। मैंने हॉस्पिटल में कोमल को एडमिट करवा दिया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल उसका बीपी लो हो गया था। अपनी तरफ से सफाई देते हुए उसने इजाज़त मांगती नज़रों से उन लोगों को देखा था। अब उसके माँ बाप यहाँ पर मौजूद थे तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं बनती थी, और वैसे भी अब कोमल बिल्कुल ठीक थी। बेटा तुम वहाँ पर क्या करते हो? कोमल की सास ने एक बार सवालिया नज़रों से सुजान शाह को देखते हुए पूछा। आंटी मैं वहाँ पर टीचर हूँ, उसने आराम से जवाब दिया। तो उन्होंने अपनी आईब्रो इधर उधर घुमाई। तुम्हारे कॉलेज में तो सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं ना? उन्होंने एक नज़र संजय जी को देखा और संजय जी ने सर झुका लिया। अपनी समदन के इस रवैये की वजह से वो हमेशा ही शर्मिंदगी का शिकार होते थे। जी ज़्यादातर फीमेल टीचर ही हैं, बस मैं ही मेल हूँ। सुजान को खुद भी अजीब लग रहा था उनके इतने सवालों के जवाब देना। कैसा ज़माना आ गया है, इसीलिए तो हम लड़कियों के पढ़ने के हक में नहीं। अरे भाई कल कला को जवानी के जोश में आकर बहक जाएं तो नाक कटवा दें। लेकिन ये कहकर हमारा दिमाग भी ख़राब कर दिया गया है कि इस कॉलेज में सिर्फ फीमेल टीचर ही हैं, इसलिए अपनी बच्चियों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजें।
अगर फीमेल टीचर हैं तो फिर तुम मेल टीचर उस कॉलेज में क्या कर रहे हो? वो इधर उधर देखते हुए लगातार जोर जोर से बोल रही थी। क्या मतलब है आपका? मैं समझा नहीं। सुजान शाह को उनकी बात अच्छी खासी बुरी लगी थी। मतलब क्या होना है बेटा? आजकल जो यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है हम अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए तो हम अपनी बच्चियों को इन लड़कों के साथ खुल्लम खुल्ला पढ़ाने के हक में नहीं हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहकर कॉलेज खुलवा दिया गया कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ होंगी और फीमेल टीचर होंगी। लेकिन अब तुम। ये कहते कहते उन्होंने आंखें नचा नचा कर सुजान शाह को ऊपर से नीचे तक देखा था। आंटी जी, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। उसके शब्दों में हैरत थी। तब संजय जी और करीना जी ने बेचैनी से पहलू बदला, जबकि कोमल की सास तो गुस्से के मारे फट पड़ी थीं। अरे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं तो पूरे यकीन से कह रही हूँ। आजकल तुम्हारे जैसे टीचर ही बच्चियों के साथ गलत तरीके से पेश आते हैं और उन्हें बदनाम करके रख देते हैं, और फिर उसके बाद अच्छे बनकर हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हैरत के साथ साथ सुजान शाह को गुस्सा भी आने लगा था। इतनी बातें तो वो किसी की भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ पर इन कामों के लिए आया हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों को पढ़ाना है ताकि इनके साथ इनका फ्यूचर भी बन सके और आगे चलकर ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सुजान शाह का गुस्से से बुरा हाल था। आसपास के लोग भी अब उनकी तरफ ध्यान देने लगे थे। वो इंसान अपनी मेहनत के बलबूते पर इस जगह तक पहुंचा था कि वो कोई भी अच्छी जॉब डिजर्व करता था, लेकिन उसने अपने इलाके के बैकवर्ड लोगों के दिमाग को थोड़ा सा साफ करने के बारे में सोचा था और आज उसे ये सिला मिल रहा था। लोग उसे शक भरी नज़रों से देख रहे थे। संजय जी खुद शर्मिंदगी से इधर उधर देखते हुए परेशान हो रहे थे। सुजान शाह खुद एक इज्जतदार आदमी था और हमेशा लोगों ने उसकी इज्जत ही की थी, लेकिन आज छटांग भर की लड़की की वजह से उसे कितनी अजीबोगरीब बातें सुनने को मिली थीं। हॉस्पिटल से बाहर आया लेकिन अब भी उसके चेहरे पर गुस्से के हाव भाव थे। बहन जी, आपको सोच समझकर बात करनी चाहिए। आखिरकार संजय जी से रुका न गया तो वो थोड़े सख्त अंदाज में बोले थे। बस कर दो संजय जी, और कितना अपनी बेटी को सर पर चढ़ाओगे? तुम्हारी पत्नी ने ही उसे बिगाड़ कर रख दिया है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ आजकल की लड़कियों की आदत को। बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप जानती हैं कि कोमल ऐसी नहीं है। बचपन से वो आपके सामने खेल कूद कर बड़ी हुई है, और कोमल और आपका बेटा विक्रम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ हाँ, विक्रम की वजह से ही मजबूर हूँ जो आपकी बेटी से रिश्ता जोड़ा था, वरना ऐसी कैरेक्टर लूज लड़की। बस कर दें बहन जी, मेरी बेटी पर यूं कीचड़ मत उछालें। करीना जी को अब अपनी बेटी के किरदार पर यूं कीचड़ उछालने पर गुस्सा आया था। वो लोग इस वक्त कमरे में थे। कोमल से ज़्यादा उन्हें एक दूसरे के साथ लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही थी। कोमल अभी तक बेहोशी में थी और करीना जी उसके सिरहाने बैठी उसका सर सहला रही थीं, और फिर धीरे धीरे उसे होश आने लगा था। और लोगों की बातों और लड़ाई की वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वजह क्या है। वो तो उस वक्त क्लास में थी और सर सुजान उसके पास थे, और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। खैर, उसने सुकून से आंखें मूंद ली थी। इस वक्त उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। चलो सब रहने दो, हम कोमल से ही पूछ लेते हैं। तुम बताओ बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसकी सास उसके सिरहाने खड़ी उससे पूछ रही थी। मुझे नहीं पता आंटी जी, मैं उस वक्त सर सुजान की क्लास में थी और इससे ज़्यादा उन्होंने सुना ही नहीं था। देखा, मैं ना कहती थी। मुझे इसकी शक्ल से ही मालूम हो रहा था कि ये पढ़े लिखे शक्ल सूरत वाले टीचर इस किरदार के मालिक होते हैं। बस कर दें बहन जी, अब छोड़ दें इस बात को। हमारी भी इज्जत है और हमें लोगों में रुस्वा मत करें। संजय जी ने काफ़ी ऊंची आवाज़ में कहा तो कोमल की सास एकदम खामोश हो गई। अब अपनी बेटी के लिए तुम हमसे इस अंदाज में बात करोगे संजय जी? भूल गए मेरे पति के तुम लोगों पर कितने एहसान थे। उन्होंने संजय जी और अपनी पति की दोस्ती को एहसान का नाम दे दिया था। ठीक है, मेरी यहाँ पर ज़रूरत नहीं तो मुझे यहाँ रहने का शौक़ नहीं। गुस्से से बड़बड़ाते हुए वो अस्पताल के कमरे से बाहर चली गईं। संजय जी और करीना जी उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने आकर कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और फिर उन्हें घर भेज दिया। संजय जी दवा लेने के लिए बाहर चले गए। तभी करीना जी कोमल की तरफ देखते हुए बोली, देख लिया तुमने अपनी लापरवाही का नतीजा। अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा को कितनी बातें सुननी पड़ी हैं। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। अपने पति के चेहरे पर शर्मिंदगी देखते हुए उनका दिल बुरी तरह दुखा था, और इससे बढ़कर ये बात कि वो जानती थी विक्रम भी वही बात करेगा जो उसकी माँ उसे कहेगी। वो अपनी माँ की जबान ही बोलता था, और इसके बाद ये कोमल के लिए किस कदर मुश्किलों का कारण बन सकता है
उन्हें अच्छी तरह अंदाजा था। कोमल को अपनी माँ की बातों से छलकती हुई नाराजगी साफ महसूस हो रही थी। उसका अपना दिल भी अजीबोगरीब वहम का शिकार था। न जाने अब उसके साथ क्या होता। उन्हें कितनी बातें सुननी पड़ी होंगी। दर्द से सोचते हुए उसने अपनी आंखें मूंद लीं। वैसे तो ये एक छोटा सा हादसा था, लेकिन उसकी जिंदगी पर इतना गहरा असर रखता था, वो सोच भी नहीं सकती थी। शाम तक उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो घर वापस आ गई। तब तक सब कुछ शांत हो चुका था, जब तक कि दूसरा दिन नहीं आया। उस दिन भी कोमल की सास अपने बेटे विक्रम के साथ उनके घर चली आई थी। विक्रम भी अपनी माँ की तरह शक भरी नजरों से कोमल को देख रहा था। कमरे में आज पहली बार वो कोमल के पास अकेला बैठा था। मुझे बताओ कोमल, तुम्हारा उस सर के साथ क्या रिश्ता है? ये वो सवाल था जिस पर उसने आंसू भरी नजरों से विक्रम को देखा था। ये सच था कि विक्रम भी अच्छी शक्ल सूरत रखता था, लेकिन ये पुरानी सोच किसी भी तरह उसके दिमाग से निकलने वाली नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था विक्रम, बस मेरी तबीयत खराब हो गई थी और वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। लेकिन तुम्हारे बारे में गांव में और भी बातें मशहूर हो रही हैं कि तुम उन्हें पसंद करती हो, उनके आगे पीछे घूमती हो, और तुम्हारी ही क्लास की लड़कियां ये बातें अपने घरों में आकर तुम्हारी मोहब्बत और अय्याशियों के किस्से सुना रही हैं। विक्रम की बात से उसके बोलने का अंदाज उसे कड़वा लगा था। आज पहली बार वो उसके सामने होकर बात कर रहा था, और वो भी इस अंदाज में। कोमल को बहुत बुरा लगा था। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की बात बोल रहे हो, वरना तुम्हारा उन लड़कियों से क्या संबंध? तुमने तो वही सुना जो तुम्हें सुनाया गया है, उसने हिम्मत की और विक्रम के सामने कह दिया, जबकि वो गुस्से से उसे देखकर बोला, हाँ, तुम अपनी बात को छुपाने के लिए मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरी बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो? वो भी बिना देखे, बिना किसी सबूत के। पहले अपने गिरेबान में झांक लो विक्रम। मैंने आज तक तुमसे तुम्हारी हकीकत के बारे में नहीं पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, और ना ही तुम मुझ पर अभी इतना हक रखते हो। उसे विक्रम की बात सुनते हुए गुस्सा आया था। अंदर ही अंदर उसे दुख ने भी घेर लिया था। ये सच था, वो अंदर ही अंदर सुजान को पसंद करती थी, लेकिन उसने अपनी पसंद को इस हद तक बढ़ने नहीं दिया था कि वो सुजान शाह के साथ अपनी इज्जत को भी खराब करे। वो जानती थी सुजान शादीशुदा है और उसकी अपनी भी मंगनी हो चुकी है, और वो दोनों दरिया के ऐसे दो किनारे थे जो साथ बह तो सकते थे, लेकिन कभी एक साथ इकट्ठे नहीं चल सकते थे, और उनके बीच सदियों की दूरी थी। और सुजान शाह, वो तो शायद उसे एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करता था, तो फिर वो क्यों इस तरह के सपने सजाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करती? विक्रम के साथ जिंदगी गुजारना और रिश्ता बनाए रखना उसके माँ बाप की मर्जी से तय हुआ था, लेकिन अब वो इस रिश्ते को दिल से निभा रही थी, और विक्रम से उसे कोई शिकायत भी नहीं थी। लेकिन आज विक्रम का ये रवैया उसके लिए तकलीफ का कारण बन रहा था। ठीक है, अगर तुम ये समझती हो कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं, तो समझती रहो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम पर अपना हक थोपने की। वो गुस्से से बोलते हुए उठकर कमरे से बाहर चला गया था, और वो बस हैरत से उसकी पीठ को देखती रह गई। कितना अजीब इंसान था वो, जिसने मंगनी के इतने महीनों में आज तक उस पर कोई हक नहीं जमाया, और ना ही कभी उसे मोहब्बत की एक नज़र से देखा। यहाँ तक कि उसने तो उन दोनों के बीच अपने रिश्ते का एहसास भी नहीं दिलाया था, और आज वो उसके कैरेक्टर की सफाई मांग रहा था, वो भी सिर्फ अपनी माँ की बातों की वजह से। लॉन्ज में दाखिल होते ही उसने अपनी माँ का हाथ थामा और बोला, चले मम्मी, यहाँ पर बैठने की अब कोई ज़रूरत नहीं। संजय जी उसे देखते हुए हैरत से खड़े हो गए। क्या बात है विक्रम बेटा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? आप मुझसे कोई भी सवाल पूछने का हक नहीं रखते अंकल। अगर आपने अपनी बेटी को लगाम में डाली होती तो शायद आप आज मेरे सामने शर्मिंदा न होते। कोमल उसके कड़े शब्दों को जहरीले अंदाज के साथ कमरे में सुनकर बस खामोश बैठी रही थी। वो अपने बाप के सामने विक्रम की किसी बात को कभी भी अहमियत नहीं दे सकती थी। तुम होश में तो हो? ये किस तरह की बातें कर रहे हो? कोमल सिर्फ तुम्हारी मंगेतर नहीं है, बल्कि तुम दोनों का बचपन का भी साथ है। फिर तुम उसके बारे में इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसका कैरेक्टर कैसा है? संजय जी के बोलने का अंदाज धीमा था, मगर कोमल की सास गुस्से से अपने बेटे के पहलू में खड़ी थी। वो तो कभी कोमल से अपने बेटे की शादी करना ही नहीं चाहती थी। वो तो बस पति की ख्वाहिश के आगे सर झुका गई थी, वरना उनके नौकर पेशा विक्रम के लिए अच्छे से अच्छे दहेज वाली लड़कियों के रिश्ते तैयार थे। और अब जबकि ये रिश्ता उन्हें टूटता नजर आ रहा था, तो उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, और वो तो खुशी के मारे खिल उठी थीं। जब विक्रम ने कहा, अंकल, वो मेरी मंगेतर थी, लेकिन अब नहीं, अब वो सिर्फ मेरी एक पड़ोसी है। इसके अलावा मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता।
मैं ये मंगनी ख़त्म कर रहा हूँ। उसके शब्द नहीं थे बल्कि जहरीले तीर थे जो उसने अपने सीने में घुसते हुए महसूस किए थे। इस इलाके में किसी लड़की की मंगनी का टूट जाना बदनामी की सबसे बड़ी कड़ी माना जाता था। एक बार रिश्ता टूट गया तो उस लड़की की शादी दोबारा नहीं होती थी, क्योंकि उसे फिर अपशगुन माना जाता था। तुम होश में तो हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? संजय जी ने हैरत से उन दोनों को देखा था। कम से कम बहन जी, आप तो अपने बेटे को समझाएं। जबान खून है, गुस्से में कुछ भी बोल रहा है। लेकिन आप तो समझदार है ना, रिश्ते यूं ही नहीं तोड़ दिए जाते। अरे भाई साहब, जबान औलाद है, कब तक मैं ही समझाती रहूंगी? तुम्हारी बेटी का मामला था, मैंने तुम्हें कहा भी था कि अपनी बेटी को इतनी आज़ादी मत दो, लेकिन आखिरकार तुमने मात खाई। अब तो मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती। पूरी कहानी में आग लगाकर अब वो अलग खड़ी हो गई थी, यानी उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। जबकि करीना जी तो हैरत से ये सब ड्रामा देख रही थी। जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया उन्हीं लोगों ने अपना रंग दिखा दिया ना। मैं आपसे कहती थी ना कि दोस्ती को दोस्ती ही रहने दें, रिश्तेदारी में ना बदलें। मुझे तो ये लोग पहले से ही सही नहीं लगते थे। और रही बात मेरी बेटी की, तो बहन जी आप भी गौर से सुन लें। मेरी बेटी मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है, और भलाई इसी में है कि आप मेरी बेटी के बारे में जबान संभाल कर बात किया करें। शायद जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी के हक में खड़ी हो चुकी थी। उन लोगों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया और विक्रम मंगनी की अंगूठी उतार कर मेज पर रखते हुए अपनी माँ का हाथ थाम कर चला गया, जबकि अंदर बैठी कोमल फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि विक्रम अचानक रिश्ता तोड़कर चला जाएगा। ये मुझे किस बात की सज़ा मिली है? एक शादीशुदा मर्द के लिए अपने दिल में एहसास भरने के लिए? उसने अपने आप से सवाल किया और आंसू उसकी आंखों से फिसल पड़े। भगवान जानता है, मैंने आज तक उस इंसान के हवाले से कभी भी गलत नहीं सोचा और ना ही उसे पाने की तमन्ना रखी। बस ये आंखें खताबार हैं जो मैं उसको देखा करती थी। मेरी इन आंखों पर, मेरे दिल के एहसास पर मेरा काबू नहीं होता। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी पूरे तौर पर दूसरों के रहमो करम पर गुजर जानी थी, और वो इस इलाके की रिवायतों और लोगों के दिमाग को अच्छी तरह जानती थी। वो जानती थी लोग उसे किसी भी सूरत अब जीने नहीं देंगे। शाम तक वो अपने कमरे में ही रही। घर में एकदम उदास भरा माहौल हो गया था। कोमल घर में सबसे बड़ी थी। उसके बाद उसके दो छोटे भाई थे जो जुड़वा थे। अपने माँ बाप की लाडली और बड़ी बेटी आज सिर्फ 20 साल की उम्र में अपनी किस्मत को लेकर रो रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। विक्रम से उसे कोई दिली लगाव तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक रिश्ता तो था ही, और वो नहीं चाहती थी ये रिश्ता इस तरह टूटे। वो जानती थी कैरेक्टर पर लगे दाग बाप की इज्जत को तहस नहस करके रख देते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इलाके के हर औरत मर्द की जबान पर अब यही कहानी थी कि सुजान शाह की वजह से कोमल की मंगनी टूट गई। उसकी सास ने तो बढ़ा चढ़ाकर इस बात को पूरे इलाके में फैला दिया था। उसके बाप ने तो अब घर से निकलना ही छोड़ दिया था, और इस तरह उसका कॉलेज जाना भी छूट गया था। उसकी माँ ने तो जिद भी की थी, लेकिन वो अब कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। वो एक बार फिर उस इंसान को सामने देखकर खुद के ऊपर से कंट्रोल खोना नहीं चाहती थी। सुजान शाह को भी उसकी वजह से काफ़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा था। कॉलेज में भी उसकी रेपुटेशन पर अच्छा खासा असर पड़ा था, और कॉलेज में कोमल की गैर हाजिरी इस बात को और भी बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रही थी। उसे शर्मिंदगी के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। ये बात अब उसके घर तक पहुंच चुकी थी, और इस तरह उसकी रेपुटेशन पर काफ़ी असर पड़ रहा था। उसकी पत्नी सिम्मी उसके किरदार पर वैसे ही शक करती थी। वो तो पहले भी उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी, और अब उसने आगे इस बात को और भी फसाद की जड़ बना दिया था। उस दिन भी वो थका हारा कॉलेज से घर आया तो सिम्मी ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। मैं सोच भी नहीं सकती तुम जाकर लड़कियों के साथ ये गुल खिलाओगे। मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि हम शहर में सेटल रहते हैं, लेकिन शायद तुम्हें इसी वजह से इस गांव के इलाके में रहने का शौक सवार था। सुजान ने गुस्से और हैरत से सिम्मी की ओर देखा। तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? ये सच था कि सिम्मी की खूबसूरती ने उसे सिम्मी की मोहब्बत में पूरी तौर पर डुबोकर रखा था, लेकिन उसकी जबान ने उसे दूर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो हर वक्त तो आग उगलती रहती थी, और वजह थी कि शादी के 3 साल बाद भी वो माँ नहीं बन पाई थी, और शायद हीन भावना का शिकार होकर वो अपना गुस्सा सुजान शाह पर निकालती थी। मैं हर बात गंगा से पूछ चुकी हूँ, और उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। पूरे इलाके में ये बात फैली हुई है। उसने एक बार फिर चीख कर कहा तो सुजान ने हैरत से उसकी ओर देखा। तुम घर की नौकरानी पर यकीन कर रही हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? इससे पहले कि उनके बीच की बहस और ज़्यादा बढ़ती, कमरे का दरवाज़ा खुला और आराधना जी अंदर दाखिल हुई थी। उन दोनों की चीख पुकार की आवाज़ घर के माहौल को ख़राब कर रही थी। जहाँ सुजान हमेशा ही कंप्रोमाइज़ करता हुआ दिखाई देता, वहीं सिम्मी के जज्बात सर चढ़कर बोलते थे।
वो इस वहम में पड़ चुकी थी कि 3 साल में औलाद न होने की वजह से शायद सुजान बाहर की लड़कियों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर चुका है। आराधना जी को कमरे में दाखिल होता देखकर दोनों खामोश हो गए। ये सब कुछ क्या हो रहा है सुजान? वैसे तो उन्हें इस तरह बहू बेटे के कमरे में नहीं आना चाहिए था, ये उनका पर्सनल मामला था। लेकिन अब आराधना जी तंग आ चुकी थीं। ममा कुछ नहीं, बस। इससे पहले सुजान कोई और जवाब देता, सिम्मी बीच में बोल पड़ी। सॉरी टू से आंटी, बट आपको हमारे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। आराधना जी को उससे यही उम्मीद थी, इसलिए गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए वो उसी की टक्कर में उसे जवाब दे गई। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, अपने बेटे से बात कर रही हूँ। और भलाई इसी में है कि जब मैं अपने बेटे से बात करूँ तो तुम बीच में मत बोला करो। आराधना जी की बात सुनकर वो और गुस्से से भर गई। इस घर में नौकर भी होते हैं और बेहतर है तुम दोनों अपने मामलों को धीरे आवाज में सुलझा लिया करो। वापसी के लिए पलटने से पहले उन्होंने सुजान को अपने कमरे में आने के लिए कहा था और फिर वो दरवाजे से बाहर निकलती चली गईं। सुजान ने कहर भरी नजरों से सिमी को देखा और वो गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वो उनके पीछे ही उनके कमरे में चला आया। वो हमेशा अपनी माँ की खामोश और सादा तबीयत की वजह से हमेशा उनकी बहुत इज्जत करता था, उनसे बहुत मोहब्बत करता था। वरना अगर कोई और औरत होती तो शायद इस वक्त तक सिम्मी को उसकी बदतमीजियों के चलते अपने घर से निकाल चुकी होती। कमरे में दाखिल होने से पहले उसने दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुआ तो आराधना जी बहुत ही प्यार से बोली, अंदर आ जाओ सुजान और मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने उसे अपने पास बेड पर बैठने के लिए इशारा किया तो सुजान धीरे से चलता हुआ उनके पास बैठ गया। गांव से कुछ अफवाहें मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं उन पर यकीन नहीं कर सकती और मैं तुमसे सवाल जवाब भी नहीं चाहती, लेकिन बेटा ये हमारी इज्जत के खिलाफ बात है। उनके नरम अंदाज ने हमेशा की तरह उसे सुकून दिया था। आगे बढ़ते हुए उसने अपनी माँ की गोद में सर रख दिया और माँ की गोद में सर रखते ही सुजान को ऐसा महसूस हुआ जैसे सदियों की थकावट दूर हो गई हो। उन्होंने हमेशा की तरह नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलानी शुरू कर दी। वो उनका लाडला बेटा था, वो उसके नेचर को जानती थीं। क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं? मैं यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए नहीं आया। वो अपनी बात का यकीन अपनी माँ को दिला रहा था। यकीन के साथ उसे पता था उसकी माँ उसकी बात को जरूर सच मानेंगी। मैं जानती हूँ सुजान, ये सच नहीं, लेकिन मैं इन लोगों की पुरानी सोच को भी जानती हूँ और मामला अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, उस लड़की का भी है। जो भी हो, लड़की की मंगनी टूट चुकी है और सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर है। तुम्हारा नाम उस लड़की के साथ जोड़कर उसे बदनाम किया जा रहा है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता मम्मा। मेरी कोई गलती नहीं थी। खैर, गलती तो उस लड़की की भी नहीं थी। आराधना जी ने धीरे से बेटे को याद दिलाना चाहा। उसने सर उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा। आराधना जी जानती थीं वो सिम्मी की बिला वजह शक के बाद भी उससे बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन इसके बावजूद भी आराधना जी चाहती थीं कि उनके बेटे की ज़िंदगी में सुकून आए, खुशियाँ आएँ, क्योंकि सिम्मी की कड़क और शक करने की आदत की वजह से सुजान कभी खुश नहीं रहता था। इसके बावजूद शादी को 3रा साल था और अब तक उसकी ज़िंदगी में औलाद की कमी थी। इसलिए वो दिल से चाहने लगी थी कि उनके बेटे की ज़िंदगी में औलाद की खुशी जन्म ले, उनका बेटा हमेशा खुश रहे। इसीलिए वो इस कोशिश में थी कि एक बार फिर वो शादी कर ले, चाहे औलाद की मजबूरी में ही सही, लेकिन शादी करना तो उसका हक था। और डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया था सिम्मी कभी माँ नहीं बन सकती। वो फिर भी इस बात के हक में नहीं था कि सिम्मी पर सौतन ले आता, और ना ही सिम्मी उसे इस बात की इजाज़त देती। मम्मा, आप जानती हैं ना, मैं सिम्मी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा मोहब्बत है जिसे तुम निभा नहीं रहे बल्कि घसीट रहे हो। तुम उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन क्या सिम्मी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती है? अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो। उसकी माँ ने उसे आईना दिखाना चाहा, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट फैल गई। बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बात उस लड़की की भी है। हो सकता है किसी की इज्जत और किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की वजह से भगवान तुम्हें सिम्मी की तरफ से औलाद की खुशी दिखा दे। उस रात वो चुपचाप वापस अपने कमरे में पलट आया। ये पहली बार नहीं था जब उसकी माँ ने उसकी दूसरी शादी की ख्वाहिश की थी, लेकिन वो कम से कम उस लड़की को तो अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहता था। गांव में उसके हवाले से क्या बातें हो रही थीं। उसकी मंगनी टूटने का किस्सा वो सब कुछ सुन चुका था, लेकिन फिर भी उसका दिल इस बात को स्वीकार नहीं करता था कि वो उस लड़की को अपनी पत्नी बना ले। बाप के झुके हुए कंधे और माँ की झुकी हुई नज़रें कोमल को किसी तौर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने ऐसी ज़िंदगी तो नहीं चाही थी जो उसे अब मिल रही थी। क्या उसकी एक तरफा दिल में दबी मोहब्बत का ये अंजाम होना था?
उसकी आंखों से आंसू टूट कर निकले थे और ना चाहते हुए भी उसने वो कदम उठा लिया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। शायद मेरे मरने के बाद गांव वालों की जबानें बंद हो जाएं और मेरे माँ बाप सुकून की जिंदगी जी सकें, लेकिन वो नहीं जानती थी जिंदगी लेना या देना तो भगवान के हाथ में है। अगर वो मुश्किलें देता है तो राहें आसान भी करता है। उसने अपनी कलाई से बहते खून की धार को देखा था और धीरे धीरे बेहोश होती चली गई। छोटा सा गांव था, कोई भी बात आग की तरह फैल जाती थी और रात के 10 बजे ये खबर सुजान शाह को भी मिल चुकी थी। वो अभी सोने के लिए जाने ही वाला था जब उसके नौकर ने आकर ये खबर दी थी। पता नहीं क्यों उसका दिल एकदम अंधेरे में डूब गया था। उसने तड़प कर नौकर से पूछा था, वो ठीक तो है ना? मालिक, वो बेहोश हो गई है और बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है और इस समय शहर जाने के लिए कोई सवारी भी नहीं मिल रही। और सुजान ने एक पल की देर किए बिना अपनी गाड़ी की चाबी उठाई थी और तेजी से हवेली से बाहर निकलता चला गया, जबकि पीछे से सिम्मी उसे आवाज़ें लगाती रह गई थी। सुजान शाह को अपने घर पर देखकर करीना जी और संजय जी के आंसू भरी आंखों में हैरानी आई थी, जबकि सुजान ने बिना किसी के कुछ कहे कोमल को अपनी बाहों में उठाया था और सीधा अपनी गाड़ी में लेकर डाला। आप लोग भी गाड़ी में बैठ जाइए, उसने जल्दी से करीना जी और संजय जी से कहा था। बेटी के साथ साथ वो भी पीछे सीट पर बैठ चुके थे। कोमल का सर करीना जी की गोद में रखा हुआ था। वो पूरी तरह बेहोश थी। खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। डॉक्टर ने हालत सीरियस बताई थी, लेकिन फिर भी कोमल की जान बच गई थी। पूरी रात सुजान हॉस्पिटल में ही रहा था और कोमल के माँ बाप को तसल्ली देता रहा। सुबह 4 बजे के करीब उसे होश आया था। वो मिलने गया तो वो खाली खाली नज़रों से छत को घूर रही थी। क्योंकि तुमने ये बेवकूफ़ी, उसने गुस्से भरे अंदाज में उससे पूछा था। उसे सामने देखकर एक पल के लिए वो डर गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना मुंह फेर लिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कोमल, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें क्या लगता है कि मरने से सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं? बल्कि ऐसा करके तुम लोगों को बोलने का और भी मौका दे रही हो। हाँ, लेकिन लोगों की ये कड़वे तीर झेलने के लिए मैं जिंदा न रहती ना। आपने मुझे नहीं बचाना चाहिए था। करीना जी उसे सब कुछ बता चुकी थी। देखो कोमल, तुम अच्छी तरह जानती हो जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन हालात गलत थे सर। अगर हालात गलत न होते तो ये मेरे साथ ये सब कुछ न हुआ होता। उसकी आंखों से आंसू टूटकर तकिए में खो गए थे। वो गहरा सांस लेते हुए कमरे से बाहर चला आया और सुबह जब सुजान हवेली पहुंचा तो सिम्मी ने पूरी हवेली को सर पर उठाया हुआ था। अब तो गांव वालों की बातें मुझे सच नजर आती हैं। जरूर तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई चक्कर है, वरना यूं उसके लिए तुम दौड़े न चले जाते और पूरी रात गुजार कर न आते। आज तुम्हें फैसला करना होगा सुजान। अगर तुम अभी और इसी वक्त ये हवेली, ये गांव और नौकरी छोड़कर मेरे साथ शहर न चले तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। सिम्मी जानती थी सुजान उससे कितनी मोहब्बत करता है और शायद वो अपनी मोहब्बत से उसे ब्लैकमेल करना चाहती थी। सुजान ने एक नज़र उठाकर अपनी बूढ़ी माँ को देखा था, जो उसके बाप के मरने के बाद तन्हा रह गई थी। वो कैसे उन्हें छोड़कर जा सकता था? और फिर उसने फैसला ले लिया, सिम्मी, मैं अपना गांव, अपनी माँ और अपनी हवेली को और अपने कॉलेज को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम्हें रहना है तो मेरे साथ हर हाल में रहना सीखना होगा, वरना तुम जा सकती हो। और सिम्मी ने न आओ देखा न ताओ अपना बैग उठाकर अपनी माँ के घर चली गई थी और तीसरे दिन ही उसने तलाक के नोटिस सुजान के पास भेज दिए, जिन्हें हाथ में पकड़े सुजान हैरान रह गया था। उसे सिम्मी से ये उम्मीद हरगिज न थी, लेकिन शायद अब किस्मत को भी यही मंजूर था। कोमल की खुदकुशी की कोशिश ने गांव वालों की जबानों को और भी आज़ादी दे दी थी। पूरे गांव में बातें फैल रही थीं कि जरूर दोनों के बीच बात हद से आगे गुजर चुकी है। जो लड़की ने अपनी जान देने की कोशिश की, जबकि किसी का कहना था हो ना हो जरूर लड़की उम्मीद से रह गई होगी, बदनामी से बचने के लिए ये कदम उठाया था। और ये बातें सुजान शाह के कानों तक भी आ रही थीं और सुजान शाह को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जब उस रात उसकी माँ उसके पास आई और फिर से कोमल का जिक्र छेड़ा तो पता नहीं क्यों वो अपनी माँ को कुछ ना कह सका, बस खामोशी से सर झुका दिया। शायद अंदर ही अंदर उसे भी कहीं इस बात की शर्मिंदगी थी कि कोमल के साथ जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं वो भी कसूरवार है। क्या ज़रूरत थी उसे इतने घंटे अपने ऑफिस में बिठा कर रखने की? उसके बाद जब वो बेहोश हुई तो उसे अस्पताल लेकर नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उसके माँ बाप को खबर देनी चाहिए थी। उसे लगने लगा अगर गलती मैंने की है तो उसे सुधारना भी मेरा फ़र्ज बनता है। उसने अपनी माँ को अपनी तरफ से खामोश रजामंदी दे दी थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये भी उम्मीद थी कि हो सकता है वो लड़की उसे शादी करने के लिए इनकार कर दे
आखिर वो कब से कैसे आदमी से शादी करना चाहेगी जो पहले से शादीशुदा है और उससे उम्र में भी काफ़ी बड़ा है। फिर भला एक शादीशुदा मर्द की बीवी कहलाना किसे पसंद होता है। और उस दिन आराधना जी कोमल के घर में मौजूद थीं। मुझे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ चाहिए। जो भी है वो सिर्फ गलतफहमी की बिना पर हो चुका है, लेकिन मैं नहीं चाहती आपकी बेटी की ज़िंदगी मेरे बेटे की वजह से ख़राब हो। वो सुजान शाह की माँ थी और इस गांव की सबसे बड़ी हस्ती थी। उनकी हवेली में गांव की न जाने कितनी औरतें काम करती थीं, तो उनकी ज़मीनों पर गांव के न जाने कितने आदमी काम करते थे। और उसी हवेली की मालकिन आज उनके घर रिश्ता लेकर आई थी। ये उनके लिए बहुत बड़ी इज्जत थी। शायद सुजान शाह की पत्नी बनने के बाद ही लोगों की जबानें बंद हो सकती थीं। यही सोचकर संजय जी ने कह दिया कि वो एक बार अपनी बेटी से पूछना चाहते हैं। कोई भी फैसला उसकी रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता। उस शाम को कमरे में मौजूद थी जब उसकी माँ उससे रजामंदी लेने आई थी, तो वो बस हक्का बक्का अपनी माँ को देखती रही। सुजान शाह की माँ हमारे घर सुजान की मर्जी से रिश्ता लेकर आई हैं। तुम भले ही उनकी दूसरी बहू बनोगी, लेकिन वो हमेशा इंसाफ पसंद औरत हैं। उन्होंने आज तक कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है। उसकी माँ ने उसे तसल्ली देते हुए अंदाज में कहा तो वो खामोश हो गई। उसके दिल में क्या कुछ नहीं आया था। किसी का घर तोड़ने की वजह क्या मैं बनूं, या फिर गांव वालों के लगाए गए इल्जाम पर सच्चाई की मोहर लगा दूं। उसने गहरी खामोशी साध ली थी और उसके माँ बाप ने सुजान शाह के हक में फैसला दे दिया। और आखिरकार उस दिन वो उसकी दुल्हन के रूप में अपने कमरे में मौजूद थी। कुछ देर बाद ही उसका सुजान शाह के साथ विवाह हो जाना था। एक ऐसी ख्वाहिश जो अपने दिल के किसी कोने में उसने खुद से भी छिपाकर पाली थी, आज वो यूं पूरी होने वाली थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो डर भी रही थी। आज वो ख्वाहिश पूरी हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरह की खुशी के भाव नहीं थे। उसका दिल डर के मारे कांप रहा था। न जाने वो इंसान उसके साथ क्या करता, वो उसकी ज़िंदगी में किस हैसियत से दाखिल होती, और फिर वो किस तरह का उसके साथ रवैया रखता। शादी होने तक उसने एक निगाह उठाकर भी सुजान शाह की तरफ नहीं देखा था, और सुजान शाह भी सपाट चेहरा लिए बैठा था, जैसे उसे किसी के यहाँ होने या न होने से कोई फर्क न पड़ता हो। सुजान उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख रहा था, और इस वक्त उससे अंदाजा हो गया था ये शादी किस कदर मजबूरी में की जा रही है। आखिरकार वो शादी होने के बाद कोमल शाह बन गई थी। इस घर से विदा होते वक्त अचानक ही कितने ही आंसू पलकों से टूटकर उसके चेहरे को भिगो गए थे। दिल में कितने ही अंदेशे और डर जन्म ले रहे थे, और आखिरकार वो सारे डर सच साबित हो गए। उस इंसान ने शादी की पहली रात ही उसे बुरी तरह धिक्कार दिया था, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ, और मुझसे मोहब्बत की उम्मीद भी मत रखना। अभी वो अपने ख्यालों में गुम थी और बेआवाज़ रोती जा रही थी। उसकी सिसकियों ने सुजान को भी बेचैन कर दिया था। कुछ भी हो, वो उस लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता था। वो गुस्सा था और उसने अपना गुस्सा कोमल पर निकाल दिया था, लेकिन कसूरवार तो कोमल भी नहीं थी। वो एकदम से उठकर बैठा और साइड टेबल का लैंप ऑन कर दिया, जबकि कमरे में रोशनी होने पर कोमल ने जल्दी से अपनी आंखों पर बाजू रखा था। वो गहरा सांस लेते हुए बोला, कोमल इधर आओ मेरे पास। जबकि उसके इतनी नरमी से कहने पर कोमल को हैरत हुई थी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। कोमल सुना नहीं, इधर आओ मेरे पास। इस बार कोमल धीरे धीरे कदमों से उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी, और सुजान ने हाथ से पकड़कर उसे अपने बराबर बिठा लिया था। आई एम सॉरी कोमल, मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने तुम पर गुस्सा निकाल दिया, लेकिन देखो इस तरह रोकर तो मुझे शर्मिंदा मत करो। कुछ देर पहले सुजान शाह और सुजान शाह में ज़मीन आसमान का अंतर था। उसने हैरत से सुजान शाह की ओर देखा था। सर मुझे माफ़ कर दें जो मैंने आपकी ज़िंदगी में इस तरह तूफान लेकर आई। जबकि सुजान ने एकदम से अपनी उंगलियों को उसके होंठों पर रख दिया था। सर नहीं सुजान, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। शायद रिश्ता बदलने का एहसास था कि सुजान को वो लड़की अपने दिल के करीब महसूस हुई थी। और फिर शादी की पहली रात थी। वो खूबसूरत कमसिन लड़की जिस पर वो पूरा हक रखता था उसके पहलू में बैठी हुई थी, और उसका दिल धड़का रही थी। वो उसे कैसे इग्नोर कर सकता था। उसने अगले ही पल अपने होठों से उसके होठों को छुआ था, और मासूम कमसिन कोमल के पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। सर आप। जबकि सुजान ने खुमार भरी नज़रों से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी कहा था ना सर नहीं। जो भी हुआ उसे भूल कर हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये कहकर वो अपना चेहरा उसके बालों में छुपा गया। उसकी गर्दन पर अपने प्यार की मोहर लगाता वो उसे भी मदहोश कर गया था। कोमल ने आंखें बंद करके इस एहसास को महसूस किया था। सुजान के हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर लिपटते चले गए थे। सिम्मी का गम वो कुछ ही देर में भूल चुका था।
शायद वो एक साये के पीछे भाग रहा था। सिम्मी उससे बदतमीजी करती, जहर भरे तीर चलाती, उसके बाद भी वो उसकी मोहब्बत का दम भरता था। लेकिन आज जब उसे कोमल की सूरत में दूसरा सहारा मिला था तो वो सिम्मी को भुला बैठा था। उसने बिना देर किए कोमल को अपनी बाहों में समेट लिया और लैंप ऑफ करके उसे अपने कंबल में लेकर लेट चुका था। हल्की सिसकियां और सरगोशियां माहौल को और भी ख्वाबनाक बना रही थीं। कोमल को लगता था कि उसकी ज़िंदगी में सिवाय दुखों के अब कुछ भी नहीं है, लेकिन सुजान शाह की संगत पर उसके दिल में सुकून उतर गया था। थोड़ी देर बाद सुजान शाह उसे अपनी बाहों में लेकर सो चुका था और वो भी सुकून से उसके चौड़े सीने से लगी सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा। सुजान शायद अभी तक सोया नहीं था, फौरन से उठकर बैठा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सिम्मी गुस्से से अंदर दाखिल हुई थी। उसके चेहरे के हाव भाव ने कोमल को और भी डरा दिया। अंदर दाखिल होते ही वो अचानक सुजान के गले लग गई। तुम सिर्फ मेरे हो सुजान, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती। वो इस वक्त उसके सीने से लगी उससे अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। अचानक उसका बदला हुआ रूप सुजान को हैरत में डाल रहा था। कोमल तो बस हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, इस वजह को वजह बनाकर जो वजह ही ख़त्म हो चुकी हो, क्योंकि सुजान मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और इस खबर पर वो हैरत से सिम्मी को देखता रह गया। दरवाजे पर खड़ी आराधना जी भी हैरत से उसे देख रही थी, जबकि कोमल को तो लगता था कि सिम्मी उसे तलाक ले चुकी है। अब उसके वापस आने और अब प्रेगनेंसी की खबर ने उसे भौचक्का कर दिया था। ये तुम क्या कह रही हो? सुजान ने सिम्मी से पूछा। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ सुजान, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं तुम्हें ये पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी तरफ पलट आओगे। सुजान उसे देखता रह गया। वो बाप बनने वाला था, जबकि उसकी माँ ने तो उसे कहा था कि उसकी पत्नी बांझ है। उसने मुड़कर आराधना जी को देखा। उनके चेहरे पर भी हैरत के भाव थे। अगर तुम मुझसे और बच्चे से मोहब्बत करते हो तो अभी इसी वक्त इस लड़की को अपने कमरे से निकाल दो, और अपनी ज़िंदगी से भी। रही इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब होने की बात, तो मेरा विश्वास करो, मैं इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगी। मेरा भाई इससे शादी कर लेगा, तुम चिंता मत करो। वो तो पूरी प्लानिंग के साथ उसकी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आई थी। तलाक का शब्द सुनते ही कोमल हैरत और बेयकीन से उसे देखती रह गई। एक औरत होकर वो दूसरी औरत की इज्जत पर दाग लगा रही थी। वो जानती थी उसका बाप तो ये सब कुछ सुनने और देखने से पहले ही मर जाएगा। जहाँ एक बार पहले उसकी मंगनी टूट गई थी, वहीं अगर अब उसे शादी की पहली रात ही तलाक मिल जाए तो वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहेगी। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करें, मैं तलाक नहीं लेना चाहती। वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए सुजान के सामने खड़ी हो गई थी। खबरदार, दूर हो जाओ मेरे पति से। सुजान सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, सिम्मी पागलों की तरह चीखने लगी थी। सुजान ने उसे कंट्रोल करना चाहा। खुद को काबू में रखो सिम्मी, प्लीज़ तुम यहाँ बैठो। उसने सहारा देते हुए सिम्मी को सोफे पर बिठा दिया। तुम अभी इसी वक्त से यहाँ से निकाल दो और 2 दिन में से तलाक देकर फ्री करो। आराधना जी हैरत से उसे देख रही थी। आंटी, भगवान के लिए मैं तलाक नहीं चाहती। मैं सारी ज़िंदगी आपकी हवेली में नौकरानी बनकर गुजार लूँगी, लेकिन मुझे यहाँ से मत निकालें। मेरा बाप मर जाएगा, मेरी माँ भी जिंदा न रह सकेगी। मुझे तलाक मत दें। वो तो खुद को हैरत का शिकार था। मैं तुम्हारे बच्चे को अभी और इसी वक्त गिरा दूंगी सुजान, अगर तुमने इसे अपनी ज़िंदगी से ना निकाला। वो इस कदर तेज़ी दिखाते हुए उछलकर सोफे से नीचे उतरी और दरवाजे की ओर दौड़ी। तब सुजान ने उसे कमर से पकड़ते हुए वापस खींचा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे तलाक दे दूं तो मैं इसे तलाक दे दूंगा, लेकिन तुम अभी फ़िलहाल अपने कमरे में चलो। आज इस हादसे को 2 हफ्ते गुजर चुके थे और 2 हफ्तों में उसने अपने पति की शक्ल भी नहीं देखी थी। वो पूरी तौर पर सिम्मी के काबू में था। ना ही सिम्मी उसे उसके करीब फटकने देती और न उससे मिलने देती। आज भी उसका यही कहना था कि वो उसे तलाक दे दे, लेकिन आराधना जीत ने उससे कुछ वक्त की मोहलत मांगी थी। कोमल की तो सांसें अटकी हुई थीं। वो नहीं जानती थी आगे उसके साथ क्या होगा। वो बस चाहती थी उसे इस घर में रहने दिया जाए, भले ही उसे सुजान शाह पत्नी होने का हक देता या न देता। बस अपने माँ बाप की चिंता थी उसे। पल भर में ही हालात के बदल जाने पर सुजान भी हैरत का शिकार था। सिम्मी ने तो आज तक उससे कभी अच्छे शब्दों में बात नहीं की थी और आज वो उस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करने लगी थी। आराधना जी के साथ मिलकर वो उस मामले की पहुंच तक जाना चाहता था, लेकिन उनके फैमिली डॉक्टर का यही कहना था कि सिम्मी पेट से है। अगर सिम्मी पेट से थी तो वो अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। उसके लिए उसका ये बच्चा सब कुछ था। कितने समय के बाद तो भगवान ने उसे खुशी दी थी। सिम्मी के आए दिन नखरे बढ़ते जा रहे थे।
कोमल को उसने बिल्कुल एक नौकरानी बनाकर रख दिया था। उसका मासूम सा चेहरा 2 हफ्तों में ही मुरझा गया था। उस दिन भी उसने शादी की पहली रात के बाद से उस दिन कोमल को देखा था। उसके चेहरे के गुलाब मुरझा गए थे। सुजान को देखकर कोमल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी, लेकिन आंखों की चमक हल्की पड़ चुकी थी। सुजान उसे देखकर दुख से घिर गया था। वो ये तो समझ गया था कोमल उससे बहुत मोहब्बत करती है। एक रात की संगत के बाद से वो उसका दीवाना हो गया था। उसे बार बार कोमल की तलब होती थी, लेकिन सिमी उसे कोमल के पास जाने नहीं देती थी और कुछ ऐसा करना चाहता था कि उसकी ज़िंदगी से दुख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। उसने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए थे और कोमल को देखकर अपने मन में कहा था, कोमल, कुछ दिन का इंतज़ार और कर लो, कुछ दिन की तकलीफ़ और उठा लो, शायद उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए। ये कहकर वो वापस उल्टे कदमों से हवेली से बाहर चला गया था और कोमल उसे जाता देखकर बस आंसू पीकर रह गई थी। उस दिन शाम का वक्त था और सुजान शहर से बाहर गया था, तो सिम्मी ने कोमल को अपने कमरे में बुला लिया कि आज तुम रात भर मेरी सेवा करोगी, मेरे पैर दबाओगी। जबकि उसका हुक्म सुनते ही कोमल ने उसे हैरान होकर देखा। आराधना जी भी घर पर नहीं थी। वो उसके पांव दबाने के लिए बैठी तो सिम्मी ने उसे तंजिया नज़रों से देखा। कितना अजीब लगता है ना कि तुम एक मर्द को पाने के चक्कर में उसकी नौकरानी बन गई हो, जबकि कोमल उसके तंज पर खामोश रही। तुम जानती हो, मैं माँ नहीं बनने वाली, उसने कहा तो कोमल ने एक झटके से सर उठाकर उसकी ओर देखा। ये सब कुछ तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए निकलवाने के लिए है। मैं तुम्हें सुजान की ज़िंदगी से बाहर कर दूंगी। एकदम से ही उठकर उसने उसके मुंह को दबोच लिया था और पागलपन के अंदाज में चीखने लगी। कोमल तो सख्त डर चुकी थी। छोड़ दे मुझे प्लीज, कोमल ने विनती की। तभी कमरे में आराधना जी दाखिल हुई। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे, उन्होंने कोमल को उसकी पकड़ से छुड़वाया। मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं, मैं जान से मार दूंगी। इससे पहले वो आगे कुछ कहती, आराधना जी ने आगे बढ़ते हुए उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रख दिया। मैं आज तुम्हारा सच सबूत के साथ तुम्हारी सामने लेकर आई हूँ। ये कहते हुए उन्होंने असली रिपोर्ट्स उसके मुंह पर दे मारी। उसने कीमत देकर डॉक्टर को अपने साथ मिला रखा था। सुजान भी घर आ चुका था। उन्होंने उसी दिन उसे अपने साथ ले जाकर सुजान के सामने ही उसका चेकअप करवाया था और वो प्रेग्नेंट नहीं थी। सिमी हमेशा की तरह चीखती चिल्लाती अपने घर चली गई थी, जबकि आज कितने दिनों के बाद वो धड़कते दिल में हजारों जज्बात लिए कोमल के कमरे की तरफ बढ़ा था। आराधना जी ने जब उसे कोमल के कमरे की तरफ जाते देखा तो एक सुकून का सांस लिया था। उन्हें पता था अब कोमल उनके बेटे की ज़िंदगी में खुशियां जरूर भर देगी, जो सिमी उनके बेटे को कभी न दे सकी। सुजान को अपने सामने खड़ा पाकर कोमल बुरी तरह घबराई थी, जबकि सुजान ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। छोड़िए मुझे, उसने नाराजगी से कहा, जबकि सुजान की बाहों का घेरा और भी तंग हुआ था। नाराज हो? आपको क्या मतलब? मुझे मतलब नहीं होगा, फिर किसे होगा? 15 दिन से तो आपने मेरी खैर खबर नहीं ली, अब कैसे आपको मेरा ख्याल आ गया? मैं चाहता तो पहले भी तुम्हारे पास आ सकता था, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह खुशी और सुकून देना चाहता था। मुझे सिमी पर पहले ही शक था, क्योंकि डॉक्टर बता चुके थे सिमी कभी माँ नहीं बन सकती। फिर उसने तलाक का नोटिस भेजने के बाद माँ बनने का ड्रामा करके मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश की और मैं उसे बेनकाब करना चाहता था, और उसके बाद ही मैं पूरी तौर पर तुम्हारा बनना चाहता था। और आज देखो, ये सुजान शाह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। ये कहते हुए उसने हल्के से अपने होंठों से उसे छुआ था, जबकि वो उसकी जरा सी संगत पर पिघल उठी थी और तड़प कर उसके चौड़े सीने से लग गई। सुजान ने भी हंसते हुए उसे अपनी बाहों के घेरे में समेट लिया था। सुबह आराधना जी ने बहू की बलाएं लेते हुए उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया था। उस रात वो वापस आया तो कमरे में वो उसका इंतजार कर रही थी। आराधना जी के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब वो समझ नहीं पाया। आज उनकी शादी को 2 महीने हो चुके थे। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, कोमल को खुद का इंतजार करते पाया। उसका ये निखरा निखरा और शर्माया सा रूप देखकर वो हैरत से उसे देखता रहा। क्या बात है, क्या आज कुछ स्पेशल है? सुजान उसे देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। आप पापा बनने वाले हैं, उसने चेहरा झुकाते हुए शर्माते हुए खबर दी थी। तो वो कितनी ही देर तक उसे हैरत से देखता रहा और फिर धीरे से उसके करीब बढ़ते हुए उसे कंधों से थाम लिया और उसे अपने सीने से भींच लिया। कोमल की आंखों से आंसू बह निकले। वो जरूर उसकी तड़प के वक्त की मांगी हुई दुआ थी, जिसे उसने अनजाने ही मांग लिया था और भगवान ने उसे उसकी झोली में डाल दिया था, जिस पर वो जितना भगवान का धन्यवाद करती उतना कम था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।